किसी भी खबर को समझना होता है तो उस खबर के पीछे तक जाना पड़ता है और आगे तक समझना पड़ता है। और ऐसे में सुर्खियों से आगे आपकी काफी मदद करेगा। स्वागत करता हूं आपका, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिन भर काफी हलचलें रहीं और उन्हें हमें अगले आधे घंटे में समेटना है। शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। एक कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। बीजेपी में तो ये स्थिति लिस्ट जारी करते ही देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस में तो सिर मुंडाया भी नहीं है, उससे पहले ही ओले पड़ गए। आज बड़ी संख्या में विधायकों का विरोध करने के लिए लोग अपने अपने क्षेत्रों से जयपुर पहुंचे और नारे लगाते नजर आए। पीसीसी में अजीब सी स्थिति बनी रही। मेरे साथ आज सुर्खियों से आगे में राहुल अवस्थी और बीके शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बीके, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने कहा अभी तो सिर मुंडवाया भी नहीं, उससे पहले ही ओले पड़ रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अब उनको पता है कि ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। जब तक माहौल नहीं होगा उनके पक्ष में, और ये तमाम दाव पेच जितने भी प्रत्याशी हैं वो तमाम अपने जो नेतृत्व है उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि पिछला जो कार्यकाल है, जो विधायक है वहाँ पर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसको जीत नहीं पाएगा। तो दूसरी रो में जो लोग लीडर होते हैं, जो टिकट जिनकी इच्छा होती है कि टिकट लें और चुनाव लड़ें पार्टी से, तो वो ये तमाम, ये भी उसका एक पहलू है, एक दाव है कि टिकट में, क्योंकि अब लिस्ट आने वाली है तो क्या ऐसा किया जाए ताकि यहाँ एक तो इसके साथ दोनों ही बातें होती हैं। पर नेतृत्व किसी को होती नहीं है, पता ना कि किसका नाम आने वाला है। लेकिन उनको ये होता है कि ये कि मेरे साथ समर्थक भी है। उनको समर्थक जब वहाँ पर ताकत के साथ में और हो अल्लाह करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है कि किसी ने उनको ये बताना कि जो अभी विधायक है उसने काम अच्छा नहीं किया और मेरे साथ ये समर्थक भी है, मैं अच्छा काम करूँगा। ये इसकी वजह से, और यहाँ एक माहौल बनाने का, एक माहौल, ये सीधा माहौल और मैसेज का एक तरीका है। केवल टिकटों, ये कुछ दिन का ये खेल होता है और इसमें तमाम जो दाव पेच है इस खेल में ये अपनाने की कोशिश की जाती है। जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, तो उसी का एक ये नमूना है। हमारे साथ एक सहयोगी हुआ करते थे, वो ऐसे लोगों को माहौलिस्ट बोला करते थे। लेकिन ऐसा कोई चेहरा भीड़ में नजर नहीं आया जो टिकट की डायरेक्ट मांग कर रहा हो। सिर्फ विरोध की बात उठती रही। देखिए, जब चुनाव आते हैं राजस्थान में या किसी भी जगह पे, तो कोई विधायक के टिकट की मांग करने वाला आपको भीड़ के बीच में अगर दिखाई दे जाएगा तो उसका टिकट तो वैसे ही चला गया। उसने तो अपनी वैसे ही छीछाल इधर कर लेनी है। अपने समर्थकों को भेजा जाता है माहौल बनाने के लिए, या तो अपने फेवर में या किसी के अगेंस्ट में। अधिकतर हम देखते हैं किसी के अगेंस्ट में होता है। लोग यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज जो मुझे ज़्यादा दिखाई दिए, वो जेब में नींबू लिए घूम रहे थे किसी के दूध में निचोड़ने के लिए। तो कोशिश ये होती है कि साहब किसी को ना मिल जाए, ये भी बहुत बड़ा खेल होता है। आज कई लोगों के बयान में ऐसे भी सुन रहा था, फला को दे दीजिए, ढेका को दे दीजिए, लेकिन अगर एक्स मिस्टर एक्स को दे दिया तो फिर आप देखना क्या होता है, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इनसे भी पार पाना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति जो राजनीति से थोड़ा भी जुड़ा हुआ है, बूथ स्तर पे है या फिर थोड़ी सक्रिय राजनीति और ज्यादा कर रहा है, उसे इस बात का भान है कि दिस इज द फाइनल कॉल। आज पीसीसी के वॉर रूम में या कांग्रेस वॉर रूम में जो बैठक चल रही थी, वो आखिरी कॉल लेने की बैठक थी। नेता जब बाहर आ रहे थे, आप देख पा रहे होंगे किसी के चेहरा कैसा था, किसी का चेहरा कैसा था। ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कार्यकर्ता ये सब चीजें पढ़ लेता है। आप ये कह रहे हैं कि जो दावेदार है वो तो मिस्टर इंडिया बनकर गायब रहता है, लेकिन पीछे से जो उसके जो लोग हैं उनको आगे कर दिया जाता है। मैं अब एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये कहा जा रहा था, एकाएक ये खबर सुर्खियों में आई है, खबर है, अफवाह है, चर्चा है, आप इसको जो भी कह लीजिए, कि सिटिंग एमएलएस को कांग्रेस टिकट देने वाली है। और उसी खबर के छपने के बाद और इन चर्चाओं के बाजार में आने के बाद ये भीड़ हम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी अगर ये चर्चा सही है तो बीजेपी बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। कांग्रेस अगर सिटिंग एमएलएस को टिकट देती है तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो गहलोत साहब के उस प्रोजेक्शन को सही साबित करने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, यही सरकार बताने की कोशिश करेगी। और ये बात भी साफ कर देगा कि गहलोत साहब की टिकट बंटवारे में बहुत अच्छे से चली है। हालांकि एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि चाहे बात ऐसी हो चाहे वैसी हो, ये विरोध प्रदर्शन टिकट बंटवारे से पहले होने थे, उसके बाद भी होने थे। ये एक रवायत है, एक तरीका है, हर 5 साल बाद में ये होता है। सब चाहते हैं कि चुनाव लड़े। और आज डोटासरा साहब ने बहुत सही बात कही कि टिकट तो किसी एक को मिलना है, और जो बड़े नाम होते हैं उनके टिकट अक्सर कटते नहीं हैं। इसमें एक और चीज जो देखने वाली मुझे लगती है वो ये है कि
आपने देखा होगा तमाम तरह के फीडबैक समय समय पर लिए गए। ये भी बोला गया हमने तो 1-to-1 किया है, फिर बोले सर्वे के लिए हमने एक टीम भेजी थी जो सर्वे करके चली गई है। इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो चीजें आउट हो जाएं, लेकिन जो समर्थक थे वो बिल्कुल कंफर्म थे कि आप टिकट तो फलाने को ही देने वाले हैं। एक सर्वे की बात की तो इसमें ये पार्टी की तरफ से, कांग्रेस में खास तौर से, बीजेपी में इस तरह का कोई बाहर निकल के नहीं आई खबर, लेकिन उन्होंने अलग अलग 4-5 सर्वे करवाए हैं, लेकिन उसमें सब अलग रिपोर्ट है। एक ही सीट, एक ही कैंडिडेट की अलग रिपोर्ट आई तो कंफ्यूज है, तो नेतृत्व कंफ्यूज है कि किस रिपोर्ट को माने सही। और उसको लेकर एक नई बात आई है कि वो जो एक नई डिजाइन बॉक्स है उसकी 20 लाख रुपए में उसकी रिपोर्ट उन्होंने सेल कर दी। दूसरे उनको किसी बीजेपी वाले ने खरीदी, ये भी कहा गया। बीजेपी वाले ने खरीदी है। और लेकिन एक मैं इसमें एक गंभीर पहलू जरूर जोड़ना चाहूँगा कि अब समस्या ये है कि मानेसर कांड के बाद हमेशा से सीएम गहलोत कहते आए हैं कि उन्होंने, जिन लोगों ने उनकी सरकार बचाई है वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। अब खड़े रहेंगे तो वो 100 लोग हैं उनके साथ में। अब क्या एक भी एमएलए का टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि सबने उनका साथ दिया, सरकार को बचाई। अब ये बड़ी समस्या है कि आपको, अब दूसरे जो पीढ़ी के जो लोग उम्मीद कर लगाए बैठे थे कि क्षेत्र में इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने सीएम गहलोत के साथ वफादारी निभाई। अब क्या होगा आगे कि ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि आपने उनके साथ में वफादारी निभाई, अब टिकट आपका नहीं कटेगा, आप वो श्योर होना चाहते हैं कि हमने बुरे वक्त पे साथ दिया, आप हमें टिकट दीजिए। लीक की तो मानो झड़ी सी लगी हुई है, पेपर लीक, फिर प्रत्याशियों की सूची लीक हो गई जिसको बाद में फर्जी कहना पड़ा। अब वो खुद की गई या बना के सच में फर्जी वायरल हुई कहना मुश्किल है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो लीक की श्रेणी में आई, लेकिन अगर कुछ लीक नहीं हो रहा है, जो दोनों ही दल जानना चाहेंगे वो एक तो ये कि वसुंधरा के मन में क्या है और दूसरा गहलोत के मन में क्या है। ये पॉइंट अब तक लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये इसी क्या है, ये इसमें लीक होने के बड़े स्वाभाविक है, दोनों के मन में सीएम बनना है और वो चाहते हैं कि वो सीएम। अगला कदम क्या उठाएंगे इसकी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। ये खबर लीक हो गई है और राहुल के पास पहुंच गई है कि वो दोनों सीएम बनना चाहते हैं। अगला कदम क्या उठाएंगे, ये अगर क्लैरिटी आ जाए। अभी गहलोत साहब का जो अगला कदम है वो यही होगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिले, जो उनके समर्थन में खड़े होते हैं उनको टिकट मिले। और अभी मेरा मानना ये है कि जो देरी आप कांग्रेस की टिकट में देख रहे हैं, इसके पीछे एक खींचतान है, कैसे बैलेंस बनाया जाए। सचिन पायलट को भी खुश रखना है, गहलोत साहब को भी खुश रखना है, और फिर जो कुछ करना है वो चुनावों के बाद करना है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार किया, अगर मौका आया तो। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कहिए। देखिए, वॉर रूम में आज मीटिंग हुई, सीएम वहां थे, कल वो दिल्ली जा रहे हैं, 2-3 दिन वहां रहेंगे अशोक गहलोत, लेकिन इस बार प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। है ना, वो प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वसुंधरा कहाँ है? ये वो दौर होता है जब टिकट फाइनल होते हैं, बैक टू बैक मीटिंगें चलती हैं, फीडबैक्स लिए जाते हैं, इन सब में वसुंधरा राजे कहाँ है? ये बड़ा कहाँ है? ये है कि क्योंकि आप समझिए कि कहाँ हैं, तो इससे समझ में आता है कि ठीक है, टिकट में किसकी चलने वाली है। सीएम गहलोत हैं, आज वॉर रूम में, दिल्ली भी जा रहे हैं, हाईकमान के साथ बातचीत कर रहे हैं, सब ठीक है, समझ में आता है ना। ये राजनीति में आप समझ आप ये पूछते हैं वसुंधरा राजे कहाँ हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ बीजेपी के प्रदेश के बाकी नेता कहाँ हैं? किसी के पास क्या है? कुछ नहीं। आप किसी से जाकर के अगर पूछने की कोशिश करेंगे तो वो हर बात यही बोलेंगे कि आलाकमान, जैसे कहते हैं ना, हम बात को ढोल देना, बात ढुल जाती है और वो आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस बार के टिकट बंटवारे में साफ साफ नजर आ रहा है दिल्ली के आगे किसी की नहीं चल रही। किसी एक नाम के इर्द गिर्द हम बात करें तो मुझे लगता है कि फिर वो नाइंसाफी उस नाम के साथ हो जाएगी, क्योंकि बाकी सबके हाथ में भी कुछ नहीं है। हालांकि मान मनोबल में परेशानी तो हो रही है, प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, पूरा दम लगा दिया, लेकिन एक पॉइंट और बस उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ मेरा रह गया है, उसको भी मैं शामिल कर लेने जाता हूं। बहुत कम लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि अमूमन जिन नामों का विरोध हो रहा है वो नाम अल्पसंख्यक वर्ग से ज्यादा आते हैं। दानिश अबरार, अमीन कागजी, जाहिदा खान। देखिए, जाहिदा खान का बहुत लंबे समय से विरोध हो रहा है, बहुत लंबे समय से विरोध हो रहा है। दूसरा, दानिश अबरार की आपने बात की, किरोड़ी जी के सामने चुनाव के लिए वो चाहते किरोड़ी फाइनल है वहाँ से। और तीसरा नाम अमीन कागजी का लिया। देखिए, दिक्कत ये है अल्पसंख्यक वर्ग में, और ख़ास तौर पे आप ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खेमे में ही देख रहे हैं। अब इसके पीछे की एक लॉजिक बताता हूँ। उनको ये इस बात का पूरा पूरा बहाना है कि बीजेपी से हमें एक भी टिकट नहीं मिलने वाला। अगर कहीं से टिकट मिलने की कोई उम्मीद है तो वो है कांग्रेस, और सारा का सारा अल्पसंख्यक वर्ग
ये चाहता है कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ में टिकट आए, और वहां वो कंपटीशन बढ़ गया है। ये लॉजिकल बात है कि वहां वो कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं टिकट पाने के लिए। बीजेपी से उनको साफ पता है कि इस मुख्यालय की तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें टिकट मिलने वाला नहीं है। तो वजह ये है कि आप देखेंगे, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि अधिकतर जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स हैं उनका विरोध ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां कंपटीशन रिलेटिवली ज्यादा है। सहमत है आप? जी हाँ, जाहिर सी बात है। आप पिछली बार एक भी टिकट नहीं दिया था, और एक दिया था। एक टिकट वो भी बाद में, लास्ट में से टोंक में हाँ टिकट काट के बाद में, और फिर आपने टोंक से दिया था, तो एक टिकट था। इसके अलावा और आप यहाँ भी देखिए कि संगठन में भी कोई ज़्यादा, यहाँ राजस्थान में अल्पसंख्यक, और ये मान लिया है बीजेपी ने कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम सीधा सीधा वो वोट बैंक उनका नहीं है, वहाँ से उनको वोट नहीं मिलते, ये तय है, और उसके वो उनको प्रभाव ही नहीं है। और सीधी बात है, जो प्रत्याशी हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो उनकी एकमात्र उम्मीद है कांग्रेस है। यदि यहाँ उनको मतलब जब आप अल्पसंख्यक को देने वाले हो तो इस वाले को हटाओ, अब दूसरे को मौका दो, हमें भी तो मौका मिले, हम भी तो राजनीति में कब तक दरियां बिछाते रहेंगे। अब दूसरी खबर की ओर आते हैं और अब बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। दिन भर बहुत हाईलाइटेड रहे, ये अपने आप में खास बात है, और दो पॉइंट्स जिसको यहाँ रेस करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि कहीं कुछ भी हो, किरोड़ी को सब पता है, कहाँ किस मामले में किसकी खता है, किरोड़ी को सब पता है, और वो पहले ही सबूतों के साथ मैदान में आ जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी मामला रहा हो। किरोड़ी बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत मंझे हुए। मैं लंबे वक्त से किरोड़ी को देखता आया हूँ, कई बार उनके दांव चलते हैं, कभी नहीं चलते, और जब नहीं चलते तो उनको पता है कि फिर उसको वापस ठीक कैसे करना है। बीजेपी से बाहर गए, कई जगहों पर कई मेहनत की, बहुत मेहनत की, बावजूद इसके वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ वो पहुँच सकते थे। उन्होंने ये कह के कि अगर कोई परिंदा किसी जहाज़ से उड़ के वापस उस जहाज़ पे आ जाता है तो फिर उसको भूला नहीं कहते, वापस उसी जहाज पे आकर के बैठ गए, और ये बात उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में स्वीकार भी कर ली। ये वो दौर था जब वसुंधरा राजे के हाथ में प्रदेश बीजेपी में काफी कुछ हुआ करता था। हाँ, एक तूती बोलती थी, वो उनकी वापसी भी हुई और उन्हीं के सामने हुई। तो एक तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने अपने आप को समझाया और अपनी ईगो का त्याग करके वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौटे, और उसका पारितोषिक भी उनको मिला। जहां तक आज के एपिसोड का सवाल है, या इससे पहले वो जिस तरह से धरने प्रदर्शन करते रहे, वो हमेशा किसी न किसी कॉन्क्रीट बात को लेकर के चलते हैं, और उस कॉन्क्रीट बात के साथ वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मीडिया के जरिए लोगों तक इस बात को पहुंचाया कैसे जाए। पर बहुत गजब का सोर्स है। देखिए, सोर्स बहुत मायने रखते हैं, बीके आपकी फील्ड में भी, हमारी फील्ड में भी सोर्स बहुत मायने रखते हैं। सोर्स उनको नाम भी बताता है, संख्या भी बताता है, आंकड़े भी बताता है। सोर्स बताता है कि नहीं वहां पर 100 लॉकर है। वो इस बात को मानते भी। आज उन्होंने बोला मेरे पास एक पैरेलल इंटेलिजेंस है जो मुझे सारी की सारी चीजें बताते हैं। देखिए, अब सीबीआई, ईडी, इन सब की कार्रवाइयों पर तो ये कहते हैं कि केंद्र की छाप है, तो इन्हीं को उतार दीजिए सीबीआई में। क्या सीबीआई बना दीजिए बड़ा ऑफिसर, जल्दी खुलेंगे मामले। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दोपहर को उन्होंने वो पुलिस वालों को बुलाया कि आप इसको खोलिए, इसके अंदर काला धन है। पुलिस वालों ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता भाई, ये इनकम टैक्स, ये आप पुलिस के पास काम नहीं होता। और शाम को इनकम टैक्स की टीम वहाँ पहुँच जाती है। तो जबकि जहाँ तक इनकम टैक्स का अभी तक का जो काम करने का जो तरीका रहा है कि वो काफ़ी समय तक किसी एक इशू पर एक कंपनी, एक ग्रुप को इन्वेस्टिगेशन करते हैं 2, 4, 6 महीने तक। जब पुख्ता सबूत उनके हाथ में होते हैं तब रेड उसका आखिरी चरण होता है। तो ऐसे में लेकिन वो शाम को करोड़ लाल ने कहा, और शाम को इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी वहाँ पहुँच गए। तो ये एक दिलचस्प है कि ये एजेंसीज अब किस तरह से क्या काम कर रही हैं, उनके पास क्या इनपुट था, ये दिलचस्प। लेकिन ये करोड़ लाल मीणा का जो प्रेशर है, पौराणिक कथाओं में सारी चीजें पता करने के लिए जाने जाते थे नारद मुनि। अब आप उनको बीजेपी साइड का नारद मुनि कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के साइड क्या कुछ चल रहा है किसी को पता चले न चले, उससे पहले किरोड़ी को पता चलता है। देखिए, मैं किरोड़ी लाल मीणा की एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एक समय था जब किरोड़ी लाल मीणा और बेनीवाल की बहुत अच्छी जुगलबंदी हुआ करती थी। उनकी लय एक थी, ताल एक थी। लेकिन आज आप जब देखेंगे तो उन्होंने एक पोस्टर लहराया, और पोस्टर के अंदर उन्होंने हनुमान बेनीवाल के फोटो के साथ एक फोटो और दिखाई, और उन्होंने उनसे कहा भी, हाँ, स्पर्धा चौधरी, कि साहब देखिए क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को समझिए कि राजनीति कैसे पलटी खाती है, कैसे बदलती है, जगह बदलती है, धुरी बदलती है, और पोल्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा विरोध करना जानते हैं और उस विरोध को पहुंचाना जानते हैं। आज आपने देखा कैसे उन्होंने मीडिया को अपने पीछे दौड़ाया और ये बोला साहब पिंक सिटी, वो चाहते तो कहीं और भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पिंक सिटी प्रेस क्लब में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा। रखने के बाद में उन्होंने बहुत थोड़ी सी बात करते हुए कहा कि साहब मैं पत्रकारों से सहमति चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ आए
3 किलोमीटर की दूरी है, वहां ले जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा। लोगों के मन में यह भाव आया कि जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा की स्टाइल रही है, हो सकता है वो सिविल लाइंस जाएं और कहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएं, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी दौड़ी और समाचार प्लस ने एक एक तस्वीर, एक एक रास्ता, एक एक सड़क, एक एक बैरिगेट, एक एक बोर्ड दिखाया, ये बात साफ हो गई कि साहब ये सिविल लाइंस की तरफ तो नहीं जा रहे, गाड़ी घूमती है गणपति प्लाजा की ओर और फिर वो बेसमेंट में जाते हैं। ऐसी नाटकीय तस्वीरें हैं, ऐसा नाटकीय घटनाक्रम लंबे अरसे से राजस्थान ने भी नहीं देखा और कहीं भी नहीं देखा गया। और फिर जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर इतनी छोटी सी गैलरी, उस गैलरी के अंदर लॉकर्स, जिसके अंदर पहुंचना मुश्किल है कि एक भी आदमी लॉकर रूम तक कैसे पहुंच जाए। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की जगह अब शायद ये कहना चाहिए कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे किरोड़ी। किरोड़ी, हाँ किरोड़ी। और साहब वो वहां जाने के बाद में फिर हम पत्रकारों के और हमारे साथियों के जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि साहब उनको तस्वीरें पहुंचानी। हमारे मिश्रा साहब चढ़ गए ऊपर लॉकर्स के और ऊपर से वो तस्वीरें बना रहे हैं। इतनी सी जगह, फ्रेम बने कैसे, इतनी चुनौतियों से जूझने के बाद वो फ्रेम। अच्छा, एक चीज बड़ी है जिसका मैं जिक्र करूंगा। आज जिस तरह से हमने इन खबरों को दिखाया, बहुत लाइटली लिया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई खोदा पहाड़ निकली चुईया। हालांकि अभी तक कुछ निकला नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ हमने जिस तरह से दिखाया उसका पूरे प्रदेश भर से बहुत बहुत एप्रिशिएशन, बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी दिख ही रहा है वो। उसमें खैर अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करना। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस खबर पे जितना आगे हम लोग रहे शायद ही कोई और उसके आसपास भी रह पाया हो। लेकिन इसी खबर पर बनते हुए एक सवाल और है जो बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कमेंट में ये जरूर कहता हूँ कि जिस गैलरी की इन्होंने बात की जहाँ पर लॉकर थे वहाँ पे मोबाइल की दुकानें थी लाइन से। सारी मोबाइल की दुकानों पर आज कोई ग्राहक नहीं आया और मोबाइल की दुकान वाले इसी बात पे खुश थे कि अरे वहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, चलो उसी को देखा जाए। आज बिजनेस नहीं भी होगा तो क्या हो गया, मनोरंजन तो हो रहा है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट जिसकी ओर मैं फिर ध्यान ले जाना चाहता हूं, शायद दूसरों का ध्यान इस बात पे नहीं गया। इतनी बड़ी घटना होती है, पेपर लीक का जिन एक बार फिर निकल आता है। इतने सारे पेपर लीक के आरोपियों के नाम वहां पर सामने आ जाते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा फिर अकेले छूट जाते हैं। बीजेपी का साथ नहीं मिलता। कितना बड़ा मौका हो सकता था बीजेपी के लिए ये भुनाने का। जयपुर में मौजूद तमाम नेता वहां अगर पहुंच जाते तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन सकता था, कितना माइलेज वाला इवेंट बन सकता था। क्या बीजेपी से चूक हुई? ये देखिए, पहले भी इसमें आलोचना और ये चर्चा का विषय रहा था जब ये पहले ये सिविल लाइंस में धरने पर बैठे थे किरोड़ी लाल मीणा, और तब भी पार्टी की तरफ से कोई आया नहीं। और उसके बाद में धीरे धीरे जब ये मीडिया ने ये मुद्दा उठाया और शायद उस समय केंद्र से, शायद दिल्ली से ये मैसेज आया कि आप जाइए वहाँ पर, तो इसके बाद में कुछ लोग आने लगे, बैठने लगे उनके साथ में। तो ये किरोड़ी लाल एकला चलो, ये हमेशा उनकी नीति रही है, लेकिन पार्टी उनके ऐसे इशू पर साथ में और दूसरे कोई नेता नहीं थे, ये आपने बड़ा सवाल किया है। और टाइम इससे ऐसा टाइम, चुनाव का टाइम है। मैं इसमें नहीं, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। आप बीके, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, देखा है कैसे होता है। पत्रकार के पास सारी जानकारी होती है लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता। वो नहीं वहाँ पर एक 5-7 पत्रकारों के साथ जाता है किसी चीज़ को कवर करने के लिए, वो राइट मोमेंट पर राइट टाइम पे उस चीज़ को डिस्क्लोज करता है। किरोड़ी लाल मीणा यही कर रहे हैं, इसलिए वो एकला चलो इसलिए है। नहीं, टीवी पर आने के बाद समाचार प्लस तो आज कई जगह देखा गया है और सबको पता चल गया कि ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी से एक मेगा माइलेज इवेंट बना सकती थी, नहीं बना पाई। आप प्रदेश बीजेपी में देखेंगे और ये इस बात से साफ होता है कि कितने कितने सेगमेंट्स हैं या कितना बंटवारा है, कितनी धुरियां हैं। और पीसी की थी उसमें इसे 3:30 बजे बाद अलग ही की, साथ में कहां दिखे। लेकिन वो साथ में नहीं थे, उन्होंने अपने तरीके से उसे पीसी की। लेकिन एक बड़ा इशू जरूर है और ये बात आपने सवाल उठाया है, और इसको बीजेपी को मुझे लगता है कि शायद ये उनका अपना एक अंदाज है और ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। मेरा ये मानना है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले पार्टी को बताया होता कि मैं ये करने जा रहा हूं, तब उनको साथ मिलता। वो अगर अकेले खुद चले तो फिर वो अभी किरोड़ी किसी को कुछ नहीं बताते। हमने देखा है वो पुलिस को बताते हैं कि मैं उस तरफ आंदोलन करने वाला हूं और उस तरफ से निकल लेते हैं और पुलिस भी चकमा खा जाती है। ये तो हुई आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात। अब एक ऐसी खबर जो 3-4 दिनों से लगातार हॉट बनी हुई है। हॉट ये है कि भाई इलेक्शन की घोषणा होने से ठीक पहले आरपीएससी में सदस्य बनाए गए। उसमें से एक नाम केसरी सिंह राठौड़, जो कि फौज के बैकग्राउंड से आते। अब किसी जगह पर फौज के बैकग्राउंड वाला आदमी पहुंचे तो ऐसा लगता है कि हाँ अब चीजें सुधरेंगी, लेकिन वहां से तो बवाल ही बवाल निकल रहा है। क्या हो सकता है इसके पीछे? मुझे ये सीधे सीधे इसमें अगर बात करें तो ये कुछ इसमें जातिगत पहलू भी है। और राजस्थान की अगर आप पूरे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो कई बार ये कुछ जगह पर राजपूत और जाटों के बीच में तल्खी रही है कई क्षेत्रों में। और ऐसे पदों पर जब नियुक्तियां होती हैं तो इसमें इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता।
और ये कई बार उभर के आता है। ऐसी परिस्थिति कुछ अलग अलग होती हैं, लेकिन ये तल्खी कई बार उभर के आती है, ये भी एक बड़ा कारण है। नहीं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड चलता है पॉलिटिक्स में। आप देखिए, एक वक्त था हबीब गौरान, गहलोत ने बनाया, राजे ने कंटिन्यू किया, या सीआर चौधरी, गड़बड़ी का अंबार की खबरें आई, लेकिन वही गहलोत ने बनाया, राजे ने कंटिन्यू किया। अब ये जो नियुक्तियां होती हैं, ये कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? राजस्थान में कम से कम ऐसी नियुक्तियां बिना पॉलिटिकली मोटिवेट हुए हो ही नहीं सकती। आप कैसे देश में भी नहीं होती, कहीं नहीं होती। देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह है, होती है, और ये पॉलिटिक्स विरोध में भी है। आप देख रहे हैं उनका विरोध क्यों हो रहा है। बीके ने बहुत अच्छी तरीके से कहा, कई जगह हम देखते हैं कि किसी पोजीशन पर किसी लोग आने से पहले बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और ये आप देखते हैं। अगर फौजी इससे अलग रहता था, फौजी की जो इमेज होती है वो इससे अलग रहती है सोशल इंजीनियरिंग से, लेकिन नहीं हो पाई। देखिए, ऐसा है कि ये आज बैलेंस करने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे वार रूम के बाहर। उन्होंने इस बात को लेकर के सफाई दी कि साहब, मैं तो किसी को जानता नहीं था, मैं तो एक चाहता था कि फौजी बैकग्राउंड का व्यक्ति है, और क्योंकि वो बेहतर काम कर सकते थे, ईमानदार छवि के हो सकते थे, इसलिए मैंने उनको चुना है। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बहुत अच्छी घनिष्ठता हो और बहुत ज़्यादा संवाद हो किसी से, इसलिए मेरी निकटता के कारण किसी को बनाया गया हो। उन्होंने हालांकि इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहने की कोशिश की, लेकिन इस बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि साहब, प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी अगर कोई ऐसी नियुक्ति होगी जिसमें थोड़ी सी भी मलाई है, तो उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जरूर होंगे। वो सोचते हुए वो डिसीजन लिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर केसरी सिंह जी के अलावा कोई दूसरा भी होता और वो दूसरे वर्ग से होता, तो पहला वर्ग उस चीज को हाईलाइट कर रहा होता। लेकिन अब जैसे अब केसरी सिंह है, वो अभी उनकी जो छवि है वो ये है कि वो कास्ट पर खुलकर बोलते हैं, और इसी से लोग डरे हुए हैं कि ऐसा व्यक्ति कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि केसरी सिंह जिस तरह की बातें करते रहे हैं, उस तरह की बातें करने वाला अगर किसी दूसरे वर्ग का व्यक्ति होता, तो उसका भी ठीक इसी तरीके से विरोध होता है ना। बात ये है। मैं आपको इसमें और खुल के बता देता हूँ। सीधी सीधी बात है कि राजस्थान में जाट जो है वो वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता है, कांग्रेस भी मानती है, और जाटों से कांग्रेस को अपनी पार्टी भी मानते हैं। हालांकि पिछले जब भी बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती है, तो काफ़ी जाट है वो वोटिंग उनको जाटों की तरफ से मिलता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ा 16% से ज़्यादा वोट प्रतिशत है। तो लेकिन ऐसे में उनको लगता है कि ये इस पद पर, इस तरह के पद पर आपने उनको दूसरे पक्ष को अगर आपने बिठाया है, मौका दिया है, तो इसमें यहाँ जाट क्यों नहीं? सीधा सवाल है राजनीति और चुनाव से पहले। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कुछ जातियों को लेकर केसरी सिंह ने अपने ट्वीट्स में या सोशल मीडिया पोस्ट पर, या उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मुर्गी की बच्ची, इसीलिए ज्यादा तलखी है। इसीलिए ये है कि आपने ऐसे आदमी को बिठाया है जो अपनी जाति के लिए। होना ये चाहिए था कि कास्ट का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ सवाल एक इंस्टीट्यूट का है जो ऑलरेडी अपनी साख को लेकर संघर्ष कर रहा है। कास्ट का मेंशन जो व्यक्ति है उसकी तरफ से, खुद की तरफ से किया गया अपने ट्वीट्स में। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे आदमी ने किया, या फिर जो जिस बात के लिए उनका विरोध हो रहा है वो किसी तीसरे की कारस्तानी हो। उन्होंने जो किया, और उनके जो खुले विचार किसी एक इशू के ऊपर है, उसी तरह के विचार सामने से लोग उसी विषय पर उतने ही खुले तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। इसको ऐसे देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और लेकिन फिर मैं इसी बात को कह रहा हूं कि भाई, जोर तो इस बात पर होना चाहिए था कि आरपीएससी की सैंक्टिटी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह से साख का संकट आरपीएससी झेल रही है, उसका मेरा ये कहना है, आरपीएससी की साख बचाने का इस ब्रह्मांड में इस वक्त कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। आरपीएससी ने अपने आप को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में तब्दील कर लिया है जिसके ऊपर किसी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। और जब ब्रह्मांड पर खतरा आता था तो दूरदर्शन के जमाने में कैप्टन व्योम आते थे, लेकिन राजनीति में कोई कैप्टन व्योम आने वाले हैं नहीं। चलिए, तो ये था आज का सुर्खियों से आगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।